अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसे ही प्लान कर रहा था कि मैंने चेक किया कि कौन कौन से पास पेपर्स हैं जिनकी वीडियोस ड्राइव पर मौजूद हैं। ड्राइव का लिंक मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूँ। 9618 एएस की वीडियोस, ये सारी वीडियोस यहाँ पड़ी हैं। तो मैंने देखा कि ये सारी वीडियोस यहाँ पड़ी हुई हैं। ये वीडियो 22 वाली जो है ये मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अभी आपको कवर करा रहा हूँ क्योंकि 22 का पेपर कोई भी सॉल्व नहीं किया था। तो मैंने 22 का पेपर जो है वो निकाला है। ये 22 समर का पेपर है। 961821 वेरिएंट 1 है। आपको सारे वेरिएंट करने चाहिए। और देखते हैं 2 आवर्स का आपका ये पेपर होता है प्रैक्टिकल का। और आंसर करने होते हैं सारे क्वेश्चन। ब्लैक या ब्लू पेन से आप करें। नेम वगैरह प्रॉपरली लिखें क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मॉक के पेपर में नाम नहीं लिखे और उसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। और सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर वगैरह आपको लिखना जरूरी होता है। और जो भी आंसर आप लिखें तो वो आप स्पेस प्रोवाइडेड होता है उसमें लिखें। और अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो बस काटना हो तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दें। काटना हो तो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से क्रॉस करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये काटा तो बस ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें। इस तरह से आप कट करें और आगे कंटिन्यू करें। कभी ऐसा होता है कि ज्यादा मैसी हो गया है और आपका वो खराब हो गया है तो आपने वहां पे से क्रॉस लगाया और नीचे नोट लिख दिया कि प्लीज रेफर टू द लास्ट पेज। आखिर में ब्लैंक पेजेस होते हैं और उस पर आप आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि मैं अपना कैम्ब्रिज का चेकिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो वहाँ जो दूसरे ममालिक में जो पेपर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा शीट्स भी दे दी जाती हैं। और पेपर के एंड में अगर कुछ काम किया होता है तो वो भी एग्जामिनर एक्सेप्ट करता है। डू नॉट यूज इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड। तो जो वाइटो आता है वो आप यूज ना करें। करेक्शन इरेजेबल पेन भी यूज ना करें क्योंकि अगर इरेज हो गया तो आपकी कॉपी हो सकता है ब्लैंक हो जाए तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। और कोई भी बार कोड अगर दिया हुआ है तो उस बार कोड के ऊपर आप कुछ ना लिखें क्योंकि वो स्कैनिंग में मदद करता है। एचबी की पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। कोई भी डायग्राम या ग्राफ या ट्रेस टेबल वगैरह अगर आपको करना है या रफ वर्किंग करनी है उसके लिए कैलकुलेटर अलाउड मस्ट नॉट बी यूज। तो वो आप अलाउ नहीं है आपको, आप वो यूज नहीं कर सकते हैं। 75 मार्क का ये पेपर है। मेरी आपको एडवाइस ये है कि प्रोग्रामिंग का कोई भी बड़ा क्वेश्चन आप शुरू में ना करें। पहले आसान वाले सवाल करें, जब वो हो जाए तो फिर आप बड़े क्वेश्चन पे जाएं। नंबर ऑफ मार्क हर सवाल के ऐसे ब्रैकेट में दिए गए। और कोई मार्क्स, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर यूजिंग द ब्रांड नेम के आपने लिखा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के आंसर्स में आप लिख रहे हैं तो ब्रांड नेम वगैरह लिखने का या पैकेजेस के नाम वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट लिखने का या इसका कोई मार्क आपको नहीं मिलेगा। द इंसर्ट कंटेन्स ऑल रिसोर्सेज। पेपर 2 के साथ इंसर्ट आपको दिया जाता है, प्रोवाइडेड होता है। तो वो इंसर्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके साथ वो यूज भी किया है और आपको पूरा इंसर्ट में नंबर ऑफ टाइम समझा भी चुका हूँ। इस इंसर्ट की जरूरत आपको पेपर में पड़ती है। ये इंसर्ट आपके प्रोवाइडेड होता है। आई थिंक अरीब ने भी ज्वाइन कर लिया। अरीब, इज दैट यू? अस्सलाम वालेकुम सर जी मैंने वालेकुम ज्वाइन कर सलाम, दिया। ठीक है। ये सारे फंक्शंस होते हैं। अगर आपको कोई भी फंक्शन आप भूल जाते हैं तो आप हमेशा इंसर्ट पे आके और उस फंक्शन को चेक कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन भी गिवन होती है, उसकी एग्जांपल भी गिवन होती है। और रिटर्न के बाद मेंशन होता है कि वो किस किस्म का डेटा रिटर्न कर रहा है। जैसे ये 10 है तो नंबर में है, जैसे BCD है तो स्ट्रिंग में है। और इससे आगे अगर बढ़े तो जो है वो आपको डेटा रिटर्निंग टाइप पता लग रही होती है। जैसे ये रियल में रिटर्न कर रहा है। जैसे और मजीद आगे बढ़े तो यहाँ पर डेट का फंक्शन है डे। तो ये बताएगा इसमें डे कौन सा है, 4th है। इसमें मंथ कौन सा है, 10 है। इसमें ईयर कौन सा है, 2003 है। और ये हफ्ते का कौन सा दिन था इस डेट को, यानी संडे था या मंडे था, इससे ये पता लगता है। जैसे ये रिटर्न कर रहा है 3 तो ये ट्यूसडे है क्योंकि संडे 1 है, मंडे 2 है और ट्यूसडे 3 है। तो आगे चलें, जब भी आपको कोई डेट सेट करनी होती है तो आप ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। और टुडे से आज की डेट का पता लग जाता है। एंड ऑफ फाइल आपको बताता है कि फाइल का एंड हुआ है कि नहीं। कॉन्केटेनेशन के लिए याद रहे कि आपने एंड यूज करना है, प्लस यूज नहीं करना है। प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन के लिए आप यूज करेंगे। एंड और नॉट, मॉड और डिफ, ये जो है ये आपने इस तरह यूज करना है जैसे आप लिखते हैं नॉट ट्रू या नॉट फॉल्स। या मॉड यूज करना है तो 10 मॉड 3 आप करेंगे तो 3 3 का 9 होता है, रिमाइंडर बताता है, बाकी बचेगा 1। और अगर 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 3 का 9, तो 3 इसका आंसर होगा। इंटीजर में आंसर देता है आपको। बाकी ये ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग जो पाइथन के यूज टू होते हैं
वो नॉट इक्वल्स टू के लिए इसके लिए ये वाला यूज कर लेते हैं गलती से, ये अलाउड नहीं है। आपने स्यूडो कोड की बात करनी है तो नॉट इक्वल्स टू आप यूज करें। आते हैं अब हम इसकी तरफ, तो कहते हैं रेफर टू द इंसर्ट फॉर द लिस्ट ऑफ स्यूडो कोड फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। जो भी फंक्शन ऑपरेटर का आपको देखना है आप इंसर्ट से देख सकते हैं। असल में तो आपको क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। अ प्रोग्रामर ड्रॉज अ प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू शो द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, कि एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम फ्लो चार्ट ड्रॉ किया तमाम स्टेप्स को सीक्वेंस में दिखाने के, रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जब भी आप स्टेप्स को सीक्वेंस में लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंग्रेजी में लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? यू कॉल इट एन एल्गोरिथम। अगर अंग्रेजी और प्रोग्रामिंग चंक्स या प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स मिक्स होते हैं तो उसको आप कहते हैं स्यूडो कोड। और अगर सिंबल्स के अंदर आप बताते हैं तो वो फ्लो चार्ट होता है। और अगर आप प्योर प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो वो कोडिंग होती है। कोडिंग अब नहीं आती, वो पुराना सिलेबस था, 9608 में हुआ करता था। बाकी तीनों चीजें आपके सिलेबस में, आपको एल्गोरिथम का भी पता है, आपको स्यूडो कोड का भी पता है, आपको फ्लो चार्ट का भी पता है। The table lists some of the variables used in a program. Complete the table by writing the most appropriate data type. आपको सिर्फ डेटा टाइप बतानी है हर एक वेरिएबल के लिए। तो अगर टेम्प है जो कि एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा तो इसकी टाइप होगी रियल। पेट नेम है तो स्टोर करेगा पेट का नाम, तो ये स्ट्रिंग होगा। और माई DOB डेट ऑफ बर्थ है, नंबर ऑफ डेज अंटिल माई नेक्स्ट बर्थडे, तो माई DOB जो है वो आपको नंबर ऑफ डेज रिकॉर्ड कर रहे थे, इसकी टाइप डेट होगी। और लाइट ऑन है या ऑफ है ये बूलियन होना चाहिए। कभी आपसे ऐसा भी सवाल देता है, हो सकता है ये ना लिख के दिया होता और आपसे कहता है कि वेरिएबल के नाम लिखो, तो आप सेंसिबल वेरिएबल के नाम लिखें। ऐसे वेरिएबल XYZ अवॉइड करें, ये वेरिएबल आप यूज ना करें। सही है, प्रॉपर नाम लिखें। अब इनमें से अगर देखा जाए तो कौन से वेरिएबल है जो अच्छे नाम है, जैसे ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, ये एक अच्छा नाम नहीं है टेम्प। इसके लिए जैसे आगे सवाल आता है, वन ऑफ द नेम्स इन नामों यूज फॉर अ वेरिएबल, जो वेरिएबल के लिए इस्तेमाल हुए इन टेबल पार्ट 1B1। तो टेबल पार्ट 1B1 का मतलब इस पार्ट में जो ये यूज हुए हैं, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कौन सा वेरिएबल है जो अच्छा वेरिएबल नहीं है? वो ये है। Identify the variable and give a reason why it is not a good practice to use that name. ये क्यों अच्छा? अगर आप एवरेज टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो इसका नाम बताइए, क्या रखेंगे जी, क्या रखेंगे? सर एवरेज टेम्प या एवरेज टेम्प लिखे हैं, बहुत से बच्चे इस तरह से लिख रहे होते हैं, AVG कर लो। एवरेज और स्पेस और टेम्प लिख रहे होते हैं। तो याद रहे कि आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, आपको अंडरस्कोर लिखना चाहिए। और अगर आप, जैसे अभी सना ने कहा AVG, ये भी ठीक है, सेंसिबल है, मगर स्पेस नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। और वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, इट शुड ऑलवेज बिगिन विद लेटर। अगर अगर आपके पास एवरेज टेम्परेचर 1 है, एवरेज टेम्परेचर 2 है, इस तरह के वेरिएबल हैं, तो इसको आप नंबर करना चाहते हैं तो ये नंबर आप एंड में तो लगा सकते हैं लेकिन शुरू में नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो आपने बताया कि कौन सा ऐसा वेरिएबल था जो अच्छा वेरिएबल नहीं था, तो वो वेरिएबल टेम्प है जो अच्छा वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि दैट डज नॉट इंडिकेट व्हाट द वेरिएबल इज यूज्ड फॉर, के ये बता नहीं रहा है कि ये वेरिएबल क्यों यूज हो रहा है टेम्प। इससे पता नहीं लग रहा है कि क्यों यूज, इसका पर्पस क्या है। तो अगर ये एवरेज टेम्परेचर है तो एवरेज तो कहीं इसमें है ही नहीं, तो आपको अच्छा नाम देना चाहिए। यहाँ आ जाए तो अब ये फंक्शंस हैं, और अगर आपको फंक्शंस को देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले यहाँ INT यूज किया, तो आप जाएं, अगर आप भूल चुके हैं, बिल्कुल आपको कुछ याद नहीं है, तो पहले आप जरा INT का काम यहाँ देख लें कि INT क्या होता है। वैसे तो इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ देखें INT की एग्जाम्पल के, अगर एक रियल नंबर इसमें देंगे तो ये सब काट के आपको सिर्फ इसका ये नॉन डेसिमल पार्ट देता है, 27 देता है, ये इसका काम है। अब ये आपके जहन में है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इधर आना है और उसको सॉल्व करना है। 31 को डिवाइड करें 3 से, तो जब 31 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10.333। फिर उसके अंदर आप अगर करेंगे +1
तो +1 करने के बाद वो आंसर हो जाएगा 11.3333, और उसके बाद जब वो इंटीजर पे कन्वर्ट होगा तो वो रह जाएगा सिर्फ 11, तो डेसिमल कट जाएंगे। तो ये कैलकुलेशंस आपको करने को आनी चाहिए। फिर है मिड। मिड के अंदर एक और फंक्शन है टू अपर। अपर का ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ क्लोज हो गया, इसका मतलब इसको अपर लेटर में कर दो तो ये सब का सब कैपिटल हो जाएगा। वर्जन को जब आप कैपिटल में लिखेंगे तो सब कैपिटल हो गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि चौथी पोजीशन पे जाओ, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन से 2 उठा लो, तो ये उठाएगा SI। मगर याद रहे कि आप इसको पहले अपर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसलिए इसका आंसर SI आएगा। ट्रू का मतलब होता है 1, नॉट फॉल्स यानी फॉल्स नहीं है। अगर सिर्फ फॉल्स होता तो हम कहते हैं 0, नॉट फॉल्स का मतलब हो गया 1, ये फॉल्स नहीं है यानी 1 है। और ये एंड लगा हुआ है तो एंड को करते हैं मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। आपने 1 नहीं लिखना है, ट्रू लिखना है। नम टू STR 27 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा, मॉड का जो रिमाइंडर देता है आपको उसका रिमाइंडर आएगा 0। अगर क्योंकि इसने इसको कन्वर्ट कर दिया नंबर को स्ट्रिंग में, तो आप कोटेशन लगाना ना भूले, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग में आंसर हो चुका है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सब? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बताता है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुंचेंगे कब। S1 से S2 पे पहुंच जाएंगे अगर बटन Y होगा, और अगर S2 पे खड़े हैं और आपने बटन Z प्रेस किया तो यहाँ पर आ जाएंगे। इससे पता लग रहा है कि आप S2 पे मौजूद थे और S2 से आप इधर जा रहे हैं S4 पे कब, जब आप बटन Y प्रेस करेंगे, और आपको आउटपुट भी मिलेगा। इसमें क्या आउटपुट मिलेगा? आउटपुट A। ये वो स्टेट है S3 जिसमें आप घूम के कहीं और नहीं जाते हैं, उधर खड़े थे, जहां खड़े थे वहीं रहेंगे। S3 पे थे, S3 पे रहेंगे। सो यू विल रिमेन एट द सेम स्टेट वेयर यू वर बिफोर। तो इसमें आप अगर इनपुट करेंगे Z तो आउटपुट C मिलेगा आपको, चाहे आप 1000 मरतबा भी जाएं इधर, तो सेम काम होता रहेगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कितनी स्टेट ऐसी हैं जो आपको चेंज करके एक स्टेट से दूसरी पे लेके जा रही हैं, काउंट करके बताएं जरा। बहुत देर लगा रहे हैं आप लोग फीडबैक देने में। सर अरे 7। गलत। मेरा सवाल समझा आपने कि एक स्टेट से जब हम दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं तो ऐसी कितनी है, यहाँ पर कितने एरोज ऐसे हैं जो आपको एक स्टेट से दूसरे पे लेके जा रहे हैं? सर 6। ठीक, अब सही है। एक स्टेट तो ये हो गई, यहाँ खड़े थे दूसरे पे पहुंच गए, एक ये हो गई। यहाँ खड़े थे इधर पहुंच गए, एक ये हो गई। ऊपर खड़े थे नीचे आ गए, एक ये हो गई। यहाँ खड़े थे इधर पहुंच गए, एक ये हो गई। यहाँ खड़े थे इधर पहुंच गए, एक ये हो गई। तो ये कुल मिला के टिक साइन काउंट करो तो कितने हो गए? 6। अब अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं इसमें जो आप जहाँ खड़े थे वहीं रहेंगे, S3 वाली। सिर्फ ये वाली स्टेट ऐसी है जिसमें जहाँ खड़े थे वहीं रहेंगे। ये वाली स्टेट ऐसी है, एक ही स्टेट ऐसी है, S3 वाली। कितनी स्टेट ऐसी हैं जिसमें सिर्फ इनपुट है मगर आउटपुट नहीं है? 4। 4 है। एक इनपुट ये हो गया, 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 4 हो गई। कितनी ऐसी हैं जिसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी है? सर 7। मैं सवाल रिपीट कर दूं, कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर जी आपको इनपुट भी मिल रहा है और आउटपुट भी मिल रहा है? सर 3। ये वाली हो गई, और ये वाली हो गई, और ये वाली हो गई। जो बार होता है ना, ये सेपरेटर है, इससे पहले इनपुट होता है, इसके राइट पे हमेशा आउटपुट होता है। वैसे तो आउटपुट लिखा हुआ भी है तो आप समझ जाए, और जो लेफ्ट पे होता है वो हमेशा इनपुट होता है। ऑलराइट, सो प्रिसाइजली बटन Y ये इनपुट है,
ये इनपुट है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन जहाँ इनपुट भी आउटपुट भी हो तो आप इस तरह देखते हैं, बटन Z एंड आउटपुट और बार लगा होता है। ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। जब यहाँ पर आए तो कहते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट। डिफरेंट इनपुट का मतलब है जैसे ये Y है और फिर Y यहाँ पर भी आया है, इधर भी Y आया है, तो ये 2 दफा Y आया है, तो आप इसको 1 दफा काउंट करें। डिफरेंट इनपुट कौन कौन से, तो यहाँ पर X नजर आ रहा है और Y नजर आ रहा है और फिर ये Z नजर आ रहा है। सही है। इसके अलावा तो देखिए यहाँ पर भी Z है, तो क्योंकि सेम ही इनपुट हुआ, Z हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर ये Y आया है तो Y ऊपर हम ले चुके हैं, फिर ये Y इनपुट आया है ऊपर हम ले चुके हैं, तो टोटल इनपुट यहाँ पर 3 है, तो इस तरह ये 3 आंसर मिल गया आपको। फिर नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट की जब हम बात करें तो आउटपुट में यहाँ पर एक आउटपुट आपको ये मिल रहा है A, एक आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है B और एक आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है C, तो 3 ही आउटपुट हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है सिंगल इनपुट वैल्यू दैट कुड रिजल्ट इन S4, यानी एक इनपुट से जो आपको S4 पे ला रहा है वो कौन है। S4 पे हम कितनी जगह से आ रहे हैं, एक यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं, यहाँ पर हम S4 पे पहुंच रहे हैं, मगर यहाँ तो हम इनपुट भी मिल रहे हैं और आउटपुट भी मिल रहे हैं, सिर्फ सिंगल इनपुट, ये सिंगल इनपुट है, इसकी मदद से हम इधर आ रहे हैं। तो ऐसा जो है वो बटन Y जब आप प्रेस करें तो आप यहाँ पहुंच रहे हैं सिंगल इनपुट, तो सिंगल इनपुट से आप यहाँ पहुंच रहे हैं। करेक्ट। बाकी विल कंटिन्यू विद दैट। देना था, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को अगर आप देखें, The manager of a cinema wants a program to allow user to book seat. एक मैनेजर है जो आपको अलाउ करता है कि आप सिनेमा की सीट बुक कर लें। द सिनेमा हैज सेवरल स्क्रीन, सिनेमा के अंदर सेवरल स्क्रीन लगी हुई हैं, जैसे एक सिनेमा और उसमें बहुत सारे कमरे हो। उसको आप यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ा सिनेमा है जैसे ये है, और इसके अंदर यहाँ लाइन से हॉल बने हुए हैं, हॉल 1 है, हॉल 2 है, हॉल 3 है। इस तरह यहाँ पर भी बहुत सारे हॉल बने हुए हैं, और ये जो है ये पैसेज है वॉक करने का, चलने का, यहाँ से गुजर के आप जाएंगे, किसी भी कमरे में आप जा सकते हैं, किसी भी हॉल में आप जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। हर हॉल में एक अलग मूवी चल रही है। तो सिनेमा है सेवरल स्क्रीन, ये मतलब हुआ क्योंकि हर हॉल के अंदर अलग स्क्रीन होगी। ईच स्क्रीन शोज डिफरेंट फ्रेम, हर हॉल के अंदर स्क्रीन पे डिफरेंट फिल्म चल रही होगी। डीकम्पोजिशन विल बी यूज्ड टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। डीकम्पोजिशन क्या होती है, जब एक प्रॉब्लम, एक प्रोग्राम को जब आप तोड़ते हैं, ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, फंक्शंस में, प्रोसीजर्स में, उस प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन। इससे आपका काम हो जाता है आसान। तो आपका एक प्रोग्राम एक्चुअली सेट ऑफ मॉड्यूल्स बन जाता है, तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हो जाता है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं इस तरह से। डिस्क्राइब 3 प्रोग्राम मॉड्यूल्स दैट कुड बी यूज्ड इन डिजाइन। अब आपको 3 मॉड्यूल्स ऐसे बताने हैं जो सिनेमा के अंदर हो सकते हैं। जी जरा अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए बताइए। सिनेमा की बुकिंग में क्या करना होता है, आपने बुकिंग कराई होगी, कभी सिनेमा जाते होंगे जी। सर एक बुकिंग मॉड्यूल, कौन सा और सर टिकट मॉड्यूल मतलब बुकिंग मॉड्यूल। काम क्या होगा इसका बेटा। सर टिकट्स बुक करवाना है एडवांस में, और ठीक है, फिर ठीक है, टिकट बुकिंग हो गया। सर सर एक शो टाइम मॉड्यूल हो सकता है जिसमें आपको पता चलेगा कि कब किस टाइम कौन से शोज हो रहे हैं। ठीक है, शो स्केड्यूल्स आ गए। ठीक है, आप भी कुछ कहिए एहसन साहब। और सर एक सीटिंग मॉड्यूल हो सकता है कि अगर आप सीटिंग एंटर करेंगे उसका आपको बता देगा फ्री बहुत सीट कौन जरूरी सी है है। वो, जब कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट है, कौन सी सीट्स हैं, कौन से लेवल की है, सीट सारी सर बुक वो है, तो हाउस बुकिंग में ही आ जाएगा ना। बुकिंग में भी आ सकता है जी, बुकिंग में आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो और भी सोचें, और सोचें, बहुत कुछ हो सकता है जी। कौन से हॉल में कौन सी मूवीज चल रही हैं, सही है। अब इतना कुछ हो सकता है, कोई भी आप सेंसिबल चीजें लिखें। तो एग्जामिनर कह रहा है अलाउ द यूजर टू सर्च फॉर फिल्म, तो यूजर को वेबसाइट के थ्रू अगर वो बुकिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन होना चाहिए कि सर्च करे कौन सी फिल्म दिखाई जा रही है उस सिनेमा में, कौन कौन सी फिल्म लग रही है इस वीकेंड पे। इनपुट द नेम ऑफ द फिल्म दे वांट टू सी, आप फिल्म का नाम एंटर करें। अलाउ द यूजर टू सर्च फॉर द अवेलेबल सीट,
तो पूरा हॉल का मैप आ जाना चाहिए और उसमें आगे की सीट्स होनी चाहिए, फिर और ऊपर के सीट्स होनी चाहिए, फिर और ऊपर की सीट्स होनी चाहिए। अब उसमें सीरीज होनी चाहिए, सीरीज ए की है, बी की है, सी की है, यानी 3 लाइन है उसमें। तो उसमें अगर 3 लाइन है तो कौन सी लाइन बुक हो चुकी है कम्प्लीटली, कहाँ सीट खाली है, तो आपको पता होता है, देखते ही पूरा मैप आ रहा होता है कि यार ये वाली जगह खाली होगी, तो आप वो बुक करा लेते हैं। या आप कहते हैं नहीं यार मुझे आगे की टिकट लेनी है क्योंकि वो सस्ती है, ये $1 की है, ये $5 की है, ये $10 की है, लाइक दैट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बुकिंग, और कॉस्ट कैलकुलेट होगी बुकिंग की अगर आपने 10 टिकट बुक कराई है, 25 बुक कराई है, 50 बुक कराई है, पूरा स्कूल जा रहा है आपका, आपके पूरी क्लासेस जा रही है आपकी, तो वो स्कूल के मैनेजर है आप, और अगर बुकिंग कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करते हैं। बुक अ गिवन नंबर ऑफ सीट फॉर अ पर्टिकुलर स्क्रीन, तो आप जितनी भी सीट बुक कराना चाहें वो बता दें, और फिर आपको डिस्काउंट वगैरह भी, बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत प्रिसाइज सा आंसर लिखना है, सेंसिबल बात लिखें, जो भी लिखें इसके कई आंसर हो सकते हैं, एक आंसर नहीं है। बात समझ आ गई? जी सर। ओके, जी सर। देखो ये पेपर 2 है, अभी तक हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है इसमें, अभी तक हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। अगर थोड़ी देर के लिए वापस ऊपर चलें और देखेंगे, जो भी बच्चा जब अपने स्टार्ट करता है पेपर, तो वो यू ग्रेड से स्टार्ट करता है, क्योंकि आपकी कॉपी जो होती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, उसमें आपने कुछ लिखा हुआ नहीं होता पहले से। तो हर बच्चा यू ग्रेड पे खड़ा होता है, इवन जिसकी डिस्टिंक्शन आती है वो भी यू ग्रेड पे खड़ा हुआ है जब पेपर स्टार्ट करेगा। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो फिर डिसाइड होता है कि आपने कितना अच्छा लिखा या कितना खराब लिखा। अब अभी तक देख लें तो कितने मार्क्स का पेपर हो चुका है, 5 to 7, 7 for 11, 11 3 14, 14 and 4, 14 and 4 18, 14 and 4 18, 18 और 18 के बाद 18 and 4 20, 18 and 3 अब तक हमने सॉल्व किया, 21। बाकी ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल दैट मे बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम, किसी एक प्रोग्राम में 2 छोटे मॉड्यूल मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, या तो वो प्रोसीजर होते हैं या फंक्शन होते हैं, प्रोसीजर होते हैं या फंक्शन होते हैं। मगर याद रखो, फंक्शन जो है जब भी आप लिखते हैं तो फंक्शन हमेशा कोई वैल्यू एंड में प्रोड्यूस करता है जो वो रिटर्न करता है, जबकि प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता। आप प्रोसीजर में जाते हैं, वो चलता है और खत्म हो जाता है, और वापस यहाँ से आप वापस चले जाते हैं, एंड होता है उसी जगह पर जहाँ से उसके बाद वाली लाइन पे अगर यहाँ से कॉल हुआ था तो ये नेक्स्ट लाइन पे कॉल होके वापस आएगा, इधर आएगा। लेकिन फंक्शन जहां से कॉल होता है उसी लाइन पे वापस जाता है। ये मैंने आपको मेन इसके डिफरेंसेस बताए थे कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न करता है, ये आपको रिजल्ट देता है, इसका रिजल्ट होता है, कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं होता, बस सीधा गए कॉल किया, वापस नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, और ये वापस जाता है फंक्शन तो उसी लाइन पे। अब एग्जामिनर इतना बड़ा हिंट दे रहा है आपको कि मॉड्यूल है जो कि आप डिजाइनिंग कर रहे हैं किसी प्रोग्राम की, आइडेंटिफाई करें ऐसा कौन सा मॉड्यूल होता है जो रिटर्न करता है एक वैल्यू, तो वो फंक्शन है, वो ये है। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। एक सवाल मैं स्किप कर गया, मैंने गौर नहीं किया, ये वाला सवाल स्किप हो गया, ये वाला। इसमें कुछ चीजें थी कुछ चीजें नहीं थी। अगर आप बटन वाई पे खड़े हैं तो बटन वाई पे आप खड़े हैं तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। अगर आपने बटन वाई प्रेस किया है तो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट ए मिलेगा। आप S1 पे खड़े हैं, स्टार्ट यहाँ से किया, बटन वाई प्रेस किया तो आप S3 पे पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? S3 पे आ गए। आउटपुट कुछ नहीं मिला, देखो आउटपुट कुछ नहीं मिला, आप S3 पे पहुंच गए। अब आपके पास खड़े कहाँ हैं? आप S3 पे खड़े हैं, S3 पे खड़े हैं और आपने बटन वाई प्रेस किया। जब आप S3 पे खड़े हैं और बटन वाई प्रेस किया आपने, तो आप कहाँ पहुंच गए? S4 पे, ठीक है। और अब आप कहाँ खड़े हैं? S4 पे खड़े हैं, और ये कह रहा है आपने बटन Z इनपुट किया है। S4 पे खड़े हैं, बटन Z इनपुट किया, ये वाले की बात कर रहा है। तो आउटपुट मिल गया आपको क्या? आउटपुट मिल गया B। तो इसने आउटपुट B लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेट आप कहाँ आ गए? S2 पे आ गए। जब आप S2 पे आ गए और आपने बटन Z इनपुट किया, S2 से बटन Z इनपुट किया, तो आप S1 पे चले गए, तो S1 पे चले गए। तो आपको टेबल इस तरह से, कुछ चीजें उसकी कंप्लीट है, कुछ चीजें कंप्लीट नहीं है। आपने हमेशा स्टार्ट लेना होता है यहाँ से, स्टार्ट से। जहाँ खड़े हैं तो देखना है कहाँ खड़े हैं। अभी जब स्टार्ट पे खड़े हैं तो S1 पे है, आपने देखा कि इसने इनपुट तो बता दिया, Y इनपुट किया, तो इसका मतलब S1 पे इनपुट हुआ, तो आप नेक्स्ट स्टेट का बता दो, और फिर उसी सीक्वेंस को आगे तक फॉलो करते रहे। बात समझ आ गई है? जी सर।
ग्रेट। अब ये आपका सॉल्व हो गया, 22 मार्क का पेपर तकरीबन ये हो चुका है, और आप बिलीव करें कि 75 में से ये आपको मार्क्स दिए जाते हैं, और 18 नंबर पे आपका यू हट जाता है, ई हो जाता है थ्रेशोल्ड लगने के बाद मेजॉरिटी पेपर्स में। और 22 पे जब आप पहुंचे तो 22 पे आप समझे आप ई पे खड़े हैं, और हो सकता है डी पर भी आ जाए। हर 4-6 नंबर के बाद ग्रेड चेंज हो रहा होता है, यानी ई से डी तो 6 नंबर के बाद, 4-5 नंबर के बाद, 4 नंबर के बाद, और डी से फिर सी, वो भी 6 नंबर के बाद, फिर हो सकता है 8 नंबर 9 नंबर के बाद सी के बाद बी आ रहा हो, फिर 9-10 नंबर के बाद। ऐसा भी हुआ है पास में कि किसी का 47 पे लग गया है, मतलब उसने बाकी का पेपर आप छोड़ 75 में तो देखो 47 का, अगर पेपर कॉम्प्लिकेटेड है तो थ्रेशोल्ड इतना डाउन भी होता है। आगे चलते हैं। एक स्टैक है जो कि क्रिएट किया गया है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। मेमोरी लोकेशन 200 से 207 तक दी हुई है, जो आपको यहाँ से नजर आ रही है 200 से 207। और इस वक्त वो कह रहा है टू बी यूज्ड टू स्टोर द स्टैक। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंट्स टू द लास्ट वैल्यू ऑफ द एडेड टू द स्टैक। अब इसने बोला कि जी टॉप अभी यहाँ खड़ा है, इसका मतलब टॉप पहले था कहाँ? 204। पहले 204, उससे पहले कहाँ था 205, उससे पहले कहाँ था 206, सबसे पहले कहाँ था 207। इसका मतलब ये यूं गया ऊपर डेटा ऐड करते हुए। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एड्रेसेस आपको छोटी वैल्यू ऊपर दिखा रहा है, बड़ी वैल्यू नीचे दिखा रहा है। मगर अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था, जब आप किसी शादी वगैरह में जाते हैं, खाना खुलता है तो वहाँ प्लेट्स रखी होती हैं, प्लेट्स का स्टैक होता है, तो प्लेट्स जो होती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ होती हैं। अब कभी एग्जामिनर ऊपर से नीचे की तरफ दिखाएगा स्टैक की डायग्राम, कभी नीचे से ऊपर की तरफ दिखाएगा। तो जैसे भी दिखाए आपने ये देखना होता है कि एक के ऊपर एक डेटा रखा जाता है। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो टॉप अब यहाँ खड़ा होगा, और अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो टॉप को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते बढ़ाते टॉप अब यहाँ खड़ा है। तो इसका मतलब इससे ऊपर अगर डेटा रखना है तो पहले टॉप को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इतना कॉमन सेंस आप यूज करें। अब अगर आपको डेटा रखना है तो आप कहाँ रखेंगे? 202 में तो टॉप ऑफ स्टैक को +1 कर देंगे। पहले सॉरी, +1 करेंगे या -1। पहले डेटा रखेंगे? सर पहले -1 करेंगे, उसके बाद फिर -1, डेटा रखेंगे। वेरी गुड। तो 203 पर है तो ऊपर तो एड्रेसेस में आपने प्लस नहीं करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला एड्रेस 202 है। वेरी गुड थिंकिंग। माइनस करेंगे और फिर यहाँ जाके आप न्यू डेटा रख देंगे। इसका नाम क्या है रहेगा? स्टैक नाम है। तो अगर डेटा रखना है, वो आपसे ये भी पूछ लेता है सवाल कि डेटा रखना है तो आप कैसे रखेंगे? आप कहेंगे स्टैक में जाओ। स्टैक में कहाँ जाओ बताना पड़ेगा। तो आप बता रहे हैं टॉप ऑफ स्टैक, तो मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ TOS। आप नहीं लिखेंगे, आप तो पूरा नाम लिखेंगे। ये यहाँ जाके रखो क्या, जो भी आपको डेटा ऐड करना है। सपोज जी, बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। ओके। जी सर। इसमें सबसे देर से कौन सा डेटा पड़ा है? लॉन्गेस्ट टाइम के लिए कौन सा डेटा है इसमें? H207 में। ठीक है। और रिसेंटली कौन सा ऐड किया गया है? 203 वाला और एड्रेस। अगर मुझे डी को निकालना है तो और किस किस को निकालना पड़ेगा पहले? F और C को। और फिर जाके डी को निकाल सकते हैं। अगर मैं एफ को निकालूंगा तो टॉप कहाँ जाएगा? टॉप नीचे आ जाए। निकालने को क्या कहते हैं, पुश या पॉप? पॉप। ठीक है। अगर मैंने एक डेटा इसमें से निकाला तो आप क्या कह रही है? टॉप नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने का मतलब प्लस होगा या माइनस होगा? +1। इसको खाली करना भी जरूरी है या ऐसे पड़ा रहने दूं? सर खाली करना जरूरी है। पड़ा भी रहे तो फर्क नहीं पड़ता ना, टॉप तो नीचे आ चुका है। जब नया डेटा आप रखेंगे तो आप टॉप को ऊपर लेके जाएंगे, और जो भी नया डेटा है वो इस पे ओवरराइट हो जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा फिर। जी सर। ठीक है ना, मैंने बताया था आइटम डिलीट नहीं होते इसमें।
इसमें टॉप नीचे लेकर आना होता है सिर्फ। चलें, अगर मैं F पे खड़ा हूं और मैंने इसमें से 3 डेटा पॉप करने, तीन डेटा मैंने इसमें से निकालने, 1 2 3, तो टॉप कहाँ आ जाएगा? एक एक करके एक एक स्टेप से करोगे तो पता लगेगा। टॉप अभी कहाँ खड़ा है? F पे है। तो आपने एक निकाला तो यहाँ आ गया, ये निकाला तो यहाँ आ गया, और ये भी निकाल दिया तो यहाँ आ जाएगा कर्सर, यानी 206 पे आ जाएगा। बात समझ आ गई मेरी? जी सर। जी सर। जी सर। अब आपको सवाल की समझ आनी चाहिए, खुद ही देखें सवाल को, समझें जल्दी से और बताएं क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी बोलो, शाबाश। जी सर, समझ आ गया। जी अरीफ साहब। जी सर, समझ में आ गया। ये तो उसने वही पूछा ना कि एच लॉन्गेस्ट हो गया और फिर 206 जो है वो 3 के वेल पॉप करने पे आ गया। जी एहसन साहब। जी सर, समझ आ गया। ओके। अब अगर ये कुछ है, ये कह रहा है पॉप करो, पॉप के आगे बता नहीं रहा कौन सा पॉप करो, क्यों? सर वो शायद टॉप ऑफ स्टैक की जो जगह है 2023 शायद का। नहीं, यकीनन। शायद नहीं, यकीनन, क्योंकि पॉप के लिए आपको बताना नहीं पड़ता, हमेशा टॉप ऑफ द एलिमेंट जो होता है वही रिमूव होता है। सही है। तो ये वाला पॉप हो जाएगा पहला, ये निकल जाएगा। जब आपने दोबारा पॉप किया तो ये निकल गया। जब आपने पुश किया ए तो इधर आ जाएगा ए। जब आपने पुश किया बी तो यहाँ आ जाएगा। जब आपने पॉप किया तो बी भी गया। जब आपने पुश किया सी तो सी यहाँ आ जाएगा। जब आपने पुश किया डी तो डी यहाँ आ जाएगा। ए सी डी। आपको ऑपरेशन समझाने थे, ये ए सी डी इधर आ गए। बात समझ आ गई? जी जी सर। सर। ये डायग्राम ऐसी थी, आपको इसको भरना था, फिलअप करना था। आपको ऊपर वाले स्टैक को देखते हुए नीचे वाले स्टैक को भरना था। इसका तरीका ये होता है भाई, इसको पेंसिल से भरो जल्दी से। जैसे ऊपर के डेटा हैं वो सारे डेटा पहले कॉपी कर लो। पी एन जेड एक्स वाई डब्ल्यू। उसके बाद ने कहा पॉप करो, ये पॉप कर दिया। फिर बोला पॉप करो, ये भी निकाल दिया। फिर बोला पुश करो तो आपने डब्ल्यू डाल दिया, सॉरी पुश करो तो आपने ए डाल दिया। फिर पुश करो तो आपने बी डाल दिया। फिर बोला पॉप करो तो आपने ए काट दिया। फिर बोला पुश करो तो आपने सी डाल दिया। फिर बोला डी डाल दो। जो काट दिया उसको छोड़ दो, बाकी पेंसिल से लिखा होगा, अब इसको पेन से ओवरराइट कर दोगे। बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। इस सवाल का मतलब बताओ क्या कह रहा है एग्जाम में? जी बेटा बोलो। हाँ एहसन तुम सर बोलो, ये बड़े खामोश हो, एहसन को बोलने दो। एहसन बोलो। एहसन खामोश है। जी, आप में से किसी को समझ आ रहा है क्या कह रही है? सर ये इसमें टेक्स्ट फाइल जो इसमें 3 फील्ड्स हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं फिक्स लेंथ के ऊपर। देखो ऊपर वाली लाइन को पढ़ो पहले। ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल कंटेन डेटा ऑर्गेनाइज इनटू फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या है? सर सेम मतलब वो उन्होंने ना हाँ
रेंज हर बता दो। रिकॉर्ड का साइज सेम है। जैसे मैं लिखूं रोल नंबर, फिर मैं लिखूं नाम अली, तो आपने अली के लिए छोड़ दिए 20 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर का नाम है। 10 कैरेक्टर अगर है तो इसका मतलब आगे स्पेस कितने हैं? स्पेस के लिए मैं इसमें स्पेस के लिए ये वाला सिंबल डाल रहा हूं। कितने? 10 लेटर का नाम हो सकता है, तो कितने स्पेसेस आएंगे इसमें आगे? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब मैंने नाम को फिक्स कर दिया 10 पर। अब इसमें 3 फील्ड हैं, एक फील्ड और है। वो सपोज जो फील्ड है वो उस बच्चे का ग्रेड है, वो ये है, ग्रेड ए लिया इसने। इस तरह दूसरा रिकॉर्ड है 101 का, इसका नाम है जाहिर। मगर मैंने बताया नाम के लिए टोटल जो साइज है वो 10 है, तो 5 लेटर तो हो गए, तो स्पेस कितने लगाऊं? अब 5 और लगा दो, 10 पूरे हो जाएंगे, और फिर इसका ग्रेड डाल दो भी। बात समझ आ रही है? जी सर। जी तो सर। हर रिकॉर्ड का साइज फिक्स्ड है, सेम है। आगे क्या कहता है सुनो। फील्ड वन ये हो गई भाई। फील्ड टू नाम हो गया, टोटल 10 करेक्टर का है। अगर छोटा नाम है तो बाकी स्पेस होंगे। फील्ड 3 इसमें ग्रेड हो गया। उसके बाद क्या कहता है? एन अल्गोरिथम। अल्गोरिथम का मतलब है सादा अंग्रेजी में। इस स्टेप्स लिखे, इज रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस। ढूंढे पहला इंस्टेंस मतलब अगर मैं ढूंढ रहा हूं मिसाल के तौर से ग्रेड बी, तो हो सकता है ग्रेड बी के इसमें हजारों रिकॉर्ड हों। ग्रेड बी वाले बच्चों के हो सकता है हजारों रिकॉर्ड हो। इसको चाहिए पहला इंस्टेंस बी ग्रेड का कौन सा है? वो ये है, ये नहीं है। पहला जहां बी मिल जाए, पहला बी ग्रेड ये है। अच्छा क्या कह रहा है? algorithm is required to search the first instance of the given value of field 2। तो ये कह रहा है भाई यहां सर्च नहीं करना है ग्रेड में, फील्ड 2 में सर्च करना है। पहला इंस्टेंस फील्ड 2 का ढूंढ के लाना है। अगर मैं कहता हूं जाहिर ढूंढना है, फील्ड 2 तो नेम हो गई ना, नेम ढूंढो, तो जाहिर ढूंढना है, तो जाहिर तो बहुत सारे नाम है, जाहिर पहला नाम कहां पर आ रहा है? जाहिर। बात समझ आई आपको? जी सर। जी सर। मिल जाने पर क्या करना है? तो कहता है फाउंड टू आउटपुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फील्ड 1 एंड फील्ड 3। जब मिल जाएगा तो इसका फील्ड 1 भी प्रिंट करा लो और फील्ड 3 भी प्रिंट करा लो। अब आपको ये स्टेप्स लिखने हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले तो ये कि आपने ढूंढना क्या है भाई, वो बताएं। सर्च व्हाट आपने बताया जाहिर। आपको प्रोग्राम नहीं लिखना है, मैं ये बता रहा हूं। पहला स्टेप तो ये है, इनपुट सर्च व्हाट डू यू हैव टू सर्च इन द फाइल। तो आपने बताया जाहिर। इसको आपने स्टोर करा लिया किसमें? एक वेरिएबल है सर्च व्हाट में स्टोर करा लिया। अब आप क्या करेंगे? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फाइल ओपन करें भाई, ओपन फाइल करें विच वट एवर द फाइल नेम है। कौन से मोड में? रीड, राइट, अपेंड? बोलो। सर रीड में। रीड मोड में, वेरी गुड। फिर क्या करते हैं? काम को लूप में करेंगे या बगैर लूप के करेंगे? सर लूप के तौर पे करिए क्या? क्योंकि भाई हमें ऊपर से ढूंढते हुए जाना है। अगर मुझे ढूंढना है जरदारी, तो जरदारी इसमें कहाँ मिला? ऊपर से ढूंढता हुआ जाऊंगा नीचे तक। कब तक? जब तक एंड ना हो जाए। तो एक लूप लगाना पड़ेगा, लूप अंटिल एंड ऑफ। क्योंकि हमें प्रोग्राम नहीं लिखना, हमें सिर्फ अंग्रेजी में लिखना है। लूप अंटिल एंड ऑफ फाइल नेम। जो भी फाइल है मैं उसका एंड ऑफ फाइल तक का लूप चला दो। लूप के अंदर क्या करो? लूप के अंदर पहले रीड करके लेकर आओ। रीड फाइल नेम, उस फाइल में से रीड करो और उसको कहां लेकर आओ? डेटा को उठा के। उस डेटा को उठा के ले आओ किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे फाइल रिकॉर्ड। इसको ढूंढ के ले आए। फाइल रिकॉर्ड ये पूरा रिकॉर्ड निकाल के ला के रख देगा। अब ऐसे थोड़ी इसमें जाहिर इसमें से मैच कर सकता हूँ, ये जाहिर के बराबर थोड़ी है इतना बड़ा रिकॉर्ड। इसमें से पहले नाम तो अलग करूं। नाम कैसे अलग करूंगा मैं? अंग्रेजी में लिख सर अंग्रेजी में लिखना है, करके नहीं दिखाना है। आप कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट नेम फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट यूं भी लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट फील्ड 2 नेम फ्रॉम फाइल रिकॉर्ड, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछूं प्रोग्रामिंग में करके दिखाओ कैसे करोगे, तो कैसे करोगे बेटा बोलो? ये फाइल रैक में आ चुका है पहला रिकॉर्ड, फाइल रिकॉर्ड में आ चुका है ये वाला रिकॉर्ड। इसमें से नाम निकालना है, फील्ड 2 निकालना है। क्या लिखोगे?
यानी मैं इसका वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज फील्ड टू बराबर होगा किसके, मैं बोलूंगा मिड में जाओ, किसके मिड में जाओ, फाइल रिकॉर्ड के मिड में जाओ, फाइल रिकॉर्ड के मिड में जाओ, कौन सी पोजीशन पे जाओ, कहां से स्टार्ट हो रहा है नेम, पहली पोजीशन से, पांचवी पोजीशन से, पहली। पहली, पहली से तो ये स्टार्ट हो रहा है भाई, पांचवी से, पांचवी से नाम स्टार्ट हो रहा है, पांचवी पोजीशन पे जाओ, और पांचवी पोजीशन से कहां तक जाओ, गिनो, गिनो गिनो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पांचवी से 14 तक जाओ, ये उठा के ले आएगा आपके पास फील्ड टू। जब फील्ड टू इसमें से आ गई, इसको मैच कर लो, मैच फील्ड टू, सही है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे खाली दिखाना था, एक्सट्रैक्ट करना था, एक्सट्रैक्ट फील्ड टू, एक्सट्रैक्ट किया फील्ड टू को, और फील्ड टू एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैचिंग, मैच फील्ड टू, या यूं बोलो मैच एक्सट्रैक्टेड फील्ड टू, किससे मैच करें इसको, विद व्हाट, बोलो बोलो शाबाश, जल्दी बोलो। सर जो हमें इंस्टेंस ढूंढना था वो उससे मैच करना है। सर्च व्हाट से मैच करना है, सर्च व्हाट से मैच करना है। अब दो बातें होंगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ना मिले तो, अगर मिल जाए तो क्या करें, इफ फाउंड देन व्हाट, तो उसने कहा था आउटपुट कर दो, क्या क्या, फील्ड फील्ड वन 1 और 3। फील्ड थ्री, तो मैं चाहूँ तो पूरा रिकॉर्ड ही आउटपुट कर दूं, फाइल रिकॉर्ड, ये तो खाली हमें प्रोग्रामिंग करके नहीं दिखानी है, या फिर मैं यूं बोलूं फील्ड वन कॉमा फील्ड थ्री, मैच हो गया तो ये फील्ड करते हैं, वरना क्या करे, एंड इफ करे, आगे बढ़े, वरना आगे बढ़े खुद ही, और उसके बाद यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, इधर आएगा, क्लोज फाइल करते हैं, क्लोज फाइल, फाइल नेम। बात समझ आ गई है। जी ये सर। ये सिंपल इंग्लिश में स्टेप्स लिखने थे, इसने क्या लिखा है देखो, ये और भी आसान तरीके से लिख रहा है, ओपन फाइल रीड मोड, एक कंडीशनल लूप लगाएं, फाइल से रीडिंग करें, ये रीड किया हमने, एक्सट्रैक्ट करें फील्ड टू, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन करें, एक्सट्रैक्टेड फील्ड को आप कैसे मैच करेंगे, कंपेयर कर लें, उसके बाद सर्च अगर हो जाए तो फील्ड वन फील्ड थ्री प्रिंट कर दें, क्लोज कर दें। हमने बड़ी इंडेंटेशन के साथ दिखाया है, इस तरह दिखाओ ज्यादा अच्छा है, पता लगेगा ये सारे काम लूप के अंदर हो रहे हैं, ये लूप के बाहर हो रहा है। बात समझ आ गई है। जी सर। जी सर। इधर आ जाते हैं, an algorithm will output each integer between 100 to 200 that ends with digit 7, क्या मतलब हुआ बेटा इसका, सर 107 को आउटपुट करना है, फिर 2 और और फिर 117 को आउटपुट करना है ऐसे, और ठीक है, और फिर 127 को आउटपुट करना है, फिर 137 को ऐसे आउटपुट करना है। ठीक है। अब इसने दो सॉल्यूशन बताए हैं, बहुत ही आसान सॉल्यूशन, अगर आपको चाहिए तो इसका सॉल्यूशन नंबर 2 है, ये सबसे आसान है। इसने क्या किया, एक लूप चलाया 107 से 197 तक, क्योंकि 200 की रेंज में उसने बोला था, और 10-10 का स्टेप चला दिया, यानी पहला जो दिस इंट होगा, पहला जो नंबर आएगा यहाँ पे दिस इंट के अंदर, पहली बार जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 107, ये आउटपुट कर देगा, आउटपुट करेगा और काउंट करेगा, जी एक आउटपुट हो गया, 1 आउटपुट डन। उसके बाद ये जब दिस इंट पे आएगा नेक्स्ट करने के लिए, तो इसके दो काम होंगे, ये जो स्टेप मेंशन है इतना प्लस करेगा इसमें, यानी +10 करेगा,
117 +10 करके वापस ऊपर जाएगा। तो अब दिस इंट की वैल्यू हो जाएगी 117। अभी 197 तो नहीं हुई है, जाएगा आउटपुट करेगा तो नेक्स्ट नंबर आएगा 117 और काउंट में कर देगा +1 तो काउंट हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट दिस इंट जो उसमें 10 और जमा करेगा तो कितना हो जाएगा, बोलो शाबाश जल्दी जल्दी। 127 हो जाएगा। अभी 197 नहीं हुआ है, आउटपुट किया इसने और फिर काउंट +1 करेगा। बात समझ आ गई मेरी? ये इस तरह से काम करेगा और आउटपुट एंड में कर देगा काउंट का। कितने आउटपुट होंगे जरा जल्दी से बताएं तो? 127, 137, 147, 157, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलो बोलो बोलो। 167 167, 177, 187 187, 97 197। काउंट करें तो कितने हो गए? यहाँ तक 3 7 हुए थे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये काउंट यहाँ चाह रहा है वो। बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। इधर क्या कर रहे हैं? इधर कुछ और काम कर रहे हैं। इसने क्या किया, 100 से लूप चलाया। पहली बार 100, दूसरी बार 101, फिर चलाया 102, फिर चलाया 103। अब इसमें खुद निकालना है 7 जब आए तो रुके। तो इसने क्या किया, इसको डिवाइड कर रहा है 10 से। 10 से डिवाइड करेगा। 10 10 100। तो रिमाइंडर क्या आया? 7 आया? नहीं आया। 7 कब आएगा रिमाइंडर? जब 107 को डिवाइड करोगे आप 10 से। 10 से जब डिवाइड करोगे तो 10 10 100, तो 7 रिमाइंडर आएगा। बात समझ आ रही है? तो इसने डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया, जहां रिमाइंडर 7 होगा वहीं आउटपुट करा रहा है, +1 करा रहा है और लूप चलता रहेगा और बाद में लूप को आउट ये काउंट की वैल्यू आउटपुट कर रहा है। समझ आया प्रोग्राम आपको? जी सर। जी सर। जी सर। ओके वेरी गुड। इससे ज्यादा अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसकी एक एपिसोड हो गई है। इसी पेपर को हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। देखो काफी सारे पेपर आपके पास ऑलरेडी हैं। हरीब हुआ, अम्मार हुआ और जितने बच्चे बाकी जो है जो जून में एग्जाम दे रहे हैं उनको ये सारे वीडियोस मेरे देख लेने चाहिए। उसके अलावा जैसे जैसे वीडियोस बनते चले जाएंगे वो मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। तो मेरे लिए भी लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास, उसमें जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम रिसोर्स जो भी बना सकता हूँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस may Allah give me strength to provide as much as possible। जहां तक भी हो सका मुमकिन काम करते रहेंगे इंशाल्लाह और आपकी खिदमत करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आप जो है जरा नोट डाउन बस ये जरूर कर लेंगे हम कौन सा पेपर अभी कर रहे थे। 22-1 समर, ये मैं डाल देता हूँ। कहाँ तक किया हमने? We did it till question number 6। चलो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।